सो वेलकम बैक गाइस। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है लास्ट वीडियो का। पर या और नेक्स्ट एपिसोड भी है रेड बॉक्सिंग का। थोड़ा अब्रप्टली मैंने कट किया था लास्ट टाइम जब मैं परफेक्ट ब्लू के बारे में बोल रहा था। तो परफेक्ट ब्लू के बारे में वैसे तो कुछ अभी बोलना बाकी नहीं है, पर या यही मेरा कहना था कि आखिर में जो मैं बोल रहा था वो यही था कि परफेक्ट ब्लू इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अडल्ट एनिमेशन, जापानीज़ अडल्ट एनिमेशन स्टैंड्स फॉर। और वही स्टूडियो गिबली का जो क्रिएशंस होते हैं मोस्टली वो वो एक्चुअली दोनों ऑडियंसेस के लिए बने रहते हैं। वो बच्चों के लिए भी रहते हैं, इसलिए जो विजुअल स्टाइल रहती है मोस्टली स्टूडियो गिबली की वो बच्चों को इन्फ्लुएंस इजीली अट्रैक्ट करे ऐसी होती है। तो पोको रोसो उसका एक एग्जांपल था कि उसकी विजुअल स्टाइल बच्चों को इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर सकती है, पर उसका कंटेंट में ऐसे कुछ लेयर्स थे कि या फिर ऐसे कुछ पॉलिटिकल चीज़ें थी जो शायद बच्चों को ना समझ आए। पर परफेक्ट ब्लू में ऐसी ऐसी फिल्म है परफेक्ट ब्लू की वो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो वो यंग अडल्ट ऑडियंस को समझ आ सकती है और बड़ों को समझ आ सकती है। तो ये उस टाइप की जापानीज़ एनिमी फिल्म थी। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ओनली यस्टरडे, ये भी उसी टाइप की है, एग्जैक्टली सेम टाइप की है। ये तो बिल्कुल बच्चों को ये यंग अडल्ट के बारे में है, यंग अडल्ट्स के बारे में है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और इवन बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है। जब पहले बार हम टीनेज में एंटर करते हैं तो वो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं, बट द डिफरेंस ये है कि बच्चों को ये डायरेक्टली रिलेट होने वाला स्टाइल नहीं है कंटेंट का। ये बड़ों को या यंग अडल्ट्स जो जिनका थोड़ा रिफाइंड टेस्ट है उनको शायद उन यंग अडल्ट को इजीली कनेक्ट होगा शायद, या फिर मोस्टली यूजुअली ये तो बड़ों को ही होना चाहिए उस टाइप की ये फिल्म है ओनली यस्टरडे। इसमें दो ट्रैक्स है इस फिल्म में, एक बचपन का ट्रैक है और एक वही कैरेक्टर जब बड़ी हो चुकी है वो एक जगह पे चली गई है, वो उसका उधर का ट्रैक है। तो वो टोक्यो में रहने वाली लड़की थी और वो बहुत सालों से उसको वो हर साल इनफैक्ट हर साल अपने वैकेशन में ऐसे किधर किधर घूमने जाती है। तो एक इस साल वो कुछ फ्लावर कल्टीवेशन का एक जो फार्म रहता है उधर गई होती है। उन लोगों को वो पहले ही पहचानती रहती है क्योंकि उसके एक साल पहले शायद वो उनको मिली थी, ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पर एक फैमिली से वो मिलती है और एक लड़के से भी मिलती है उसी फैमिली के। तो वो उधर का एक ट्रैक चालू रहता है और इसके बचपन का एक इसके स्कूल मेमोरीज़ का, इसके पर्सनल मेमोरीज़ का, फैमिली के मेमोरीज़ का टोक्यो में बिताए हुए वो एक ट्रैक चालू रहता है। और दोनों में वो जो अर्बन और रूरल बैकड्रॉप होता है, जो प्रेजेंट में रूरल बैकड्रॉप होता है और जो फ्लैशबैक में जो बचपन का मेमोरीज रहता है उसका, उसमें वो अर्बन बैकड्रॉप होता है टोक्यो का। तो दोनों में जो डिफरेंस है, दोनों में जो इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल डिफरेंस है और जो कल्चरल डिफरेंस है और लोगों की जीने की जो स्टाइल है या जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो इस फिल्म में बहुत डिटेल्ड वे में आ गया है। और इतनी सुंदर एटमॉस्फेरिक और कल्चरल रेफरेंसेस और ग्रोइंग अप रेफरेंसेस सब कुछ इसमें समाने वाली एनिमेटेड फिल्म तो मैंने बिल्कुल नहीं देखी है। पर मुझे ये फिल्म देखते वक्त एक और एनिमेटेड फिल्म याद आई, मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी फिल्म जो कि 90s की नहीं है एक्चुअली, पर बहुत सही फिल्म है वो भी। और अगर आपने देखी नहीं होगी तो वो भी देख लीजिए। उसमें और इसमें क्या कॉमन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो फिल्म है परसेपोलिस, ये भी एनिमेटेड फिल्म है और ये एक ग्राफिक नावल पे बेस्ड थी। और ये जो है उस लड़की की ईरान में जो वो बड़ी होती रहती है और बड़े होने के बाद वो फ्रांस चली जाती है, तो वो उसके मेमोरीज पे ही डिपेंडेंट है। इसमें भी दो बैकड्रॉप्स है, एक तो ईरान का बैकड्रॉप है और एक बाद में फ्रांस का बैकड्रॉप है। पर लीनियर वे से कही गई कहानी है, मतलब नहीं लीनियर नहीं एक्चुअली, इसमें भी फ्लैशबैक है लेकिन इसमें दोनों पूरी स्टोरी ही फ्लैशबैक में है। दोनों में कॉमन ये है कि एक तो ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट बोलने से अच्छा ये फेमिनाइन पर्सपेक्टिव है ऐसे कहना चाहिए, फेमिनिस्ट वर्ड यूज़ करने से अच्छा एक फेमिनाइन पर्सपेक्टिव है। और ये ग्रोइंग अप उनका जो खुद का एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत पर्सनल है क्योंकि ये खुद बायोग्राफिकली थी ये फिल्म। तो
वैसे ही बायोग्राफिकल फीलिंग हमें ओनली यस्टरडे देखते वक्त भी आती है, और वो शायद बायोग्राफिकल है वो फिल्म भी, लेकिन उसमें क्रिएटिव इनपुट्स बहुत होंगे उस फिल्म में। इसमें क्रिएटिव इनपुट्स बहुत कम थे, ये बहुत रियलिस्टिकली टोल्ड ग्राफिक नॉवेल है। तो ये दोनों फिल्म से मुझे एक तीसरी इंडियन फिल्म भी याद आ गई जो हाल ही में बनी थी, बॉम्बे रोज, जिसमें इस लेवल का फीमेल पर्सपेक्टिव नहीं था शायद, लेकिन सेंसिबिलिटी ज़रूर थी। नरेटिवली इतना इन डेप्थ उसमें कुछ था नहीं, नरेट स्टोरी या फिर ऐसा कुछ था नहीं, एक बेसिक लव स्टोरी का एक टेम्पलेट था। बट जो सेंसिबिलिटीज़ है, जो एक फीमेल्स क्रिएटिव आर्टिस्ट की जो सेंसिबिलिटीज़ होती है, और उसका जो क्रिएटिव फ्रीडम अगर उसे दिया गया हो प्रोडक्शन ने या फिर स्टूडियो ने, तो किस तरीके की फ़िल्म बनेगी। तो वो बॉम्बे रोज़ भी उसका ही एग्जाम्पल है। बॉम्बे रोज़ आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। बॉम्बे रोज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, अगर आपने देखी नहीं होगी तो ज़रूर देख लीजिए। स्टोरी वाइज आप जज मत करिए इस फिल्म को, क्योंकि ये स्टोरी के बारे में फ़िल्म नहीं है। ये जिस तरीके से आपको एक तो एटमॉस्फेरिक फील दिया है इस फिल्म ने भी, बॉम्बे रोज़ ने भी, और जो विजुअल एनिमेशन है वो बहुत खूबसूरत है इस फिल्म का। सेम गोज़ फॉर इवन ओनली यस्टरडे इनफैक्ट मैंने शायद देखी हुई सबसे ज़्यादा खूबसूरत एनिमेटेड फिल्म है। सिंप्लिसिटी है उसके एनिमेशन में बहुत, मतलब स्पिरिटेड अवे में आपको अगर मालूम होगा, स्पिरिटेड अवे में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पिरिटेड अवे का क्रिएटिव आर्टवर्क इज़ लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़। वैसे ओनली यस्टरडे में नहीं है, ओनली यस्टरडे में सिंप्लिसिटी है एनिमेशन की, पर वो बहुत सुंदर है। वैसे ही बॉम्बे रोज़ में भी अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और इवन इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है एनिमेशन की। और ये जो डायरेक्टर है इस फिल्म की, गीतांजलि राव, इनको आपने एज एन एक्टर देखा होगा फिल्म अक्टूबर में, जो मदर का रोल दिखाया उसमें, जो फीमेल कैरेक्टर है, लीडिंग कैरेक्टर है, जो कि बीमार होती है, उसकी मदर जो दिखाई है वो गीतांजलि राव थी, और काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस भी थी उसमें, हमने देख लिया। पर ये डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छी है इस फिल्म की। तो ये हो गया, फिर मैं किधर से किधर चला गया मेरा पॉइंट। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने लिस्ट पे। पर इन तीन फिल्मों के बारे में, ओनली यस्टरडे, बॉम्बे रोज़ और परसेपोलिस, इन तीन फिल्मों के बारे में एक साथ मुझे बोलना था कहीं पर, तो ये वो मीडियम हो गया। कुछ तो काफ़ी कॉमन है उन तीनों फिल्मों के बारे में। तो अभी नेक्स्ट फिल्म पे मूव ऑन करते हैं, जैक्वेट डे नाइंटिस। जैक्वेट एक और बायोग्राफिकल फिल्म है, पर इसमें डिफरेंस ये है कि इधर भी फीमेल पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये खुद के बारे में फीमेल पर्सपेक्टिव नहीं है। एग्नेस वार्दा डायरेक्टर है इस फिल्म की। उनके जो हस्बैंड है, जिनका नाम जैक्पॉट है या फिर जैक्विस डेमी, ये उनका बाद में नेम चेंज हो गया जब वो फिल्म मेकर बने, राइटर बने। तो ये उनके हस्बैंड के बारे में उन्होंने फिल्म बनाई, जिसमें कुछ फुटेज रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री लाइक फुटेज भी है, उनकी फिल्मों का फुटेज भी है, वो खुद भी है बीच बीच में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फिल्म इज़ एन एक्चुअल फीचर फिल्म, उनके लाइफ के बारे में, ग्रोइंग अप ईयर्स, जब वो छोटे होते हैं। तीन स्टेजेस होते हैं उनके लाइफ के, यस 3 जैकपॉट्स। तो एक जो होता है वो काफ़ी, ये जो आपको पिक में दिख रहा है ये पहला वाला जैकपॉट होता है, इसके बाद थोड़ा बड़ा वाला होता है, और उसके बाद और थोड़ा बड़ा वाला होता है। ऐसे 3 जैकपॉट होते हैं। और कैसे वो एक कौन से शहर में रहते हैं वो, कौन से तो शहर में रहते हैं, मैं शहर का नाम भूल गया, लेकिन पेरिस नहीं रहता वो शहर कौन सा तो फ्रेंच शहर रहता है। वो पूरी तरीके से ऐसे मेट्रो शहर नहीं रहता है और गांव भी नहीं रहता है, इस टाइप का शहर रहता है। तो उनको, उस कैरेक्टर को सिनेमा का एक्सपोजर रहता है उस मीडियम में, लेकिन वो करियर वहाँ पे बैठ के नहीं बना सकता। तो करियर बनाने के लिए उसको पेरिस के जैसे बड़े शहर में जाना ही होगा बड़े होने के बाद। तो ये उस शहर में कैसे वो इवॉल्व होता है, उसका सिनेमा से कैसा प्यार बढ़ने लगता है, और कैसे वो ज़िंदगी में भी सिनेमा देखने लगता है। और वो इंजीनियरिंग नहीं, मैकेनिक का काम करने लगता है, मैकेनिक का या कारपेंटर का, ऐसे कुछ तो
वो ट्रेनिंग लेता रहता है, और उस दरमियान भी उसका फिल्म मेकिंग का पैशन रहता है। तो इसलिए वो खुद एक छोटा सा कैमरा ले लेता है, किधर से उसको मिलता है स्टोर में से, वो खुद खुद का प्रोजेक्टर भी बना लेता है, और वो घर 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 ही घर में अपने भाई को, अपने माँ को, अपने पिताजी को, इन सबों को वो प्रोजेक्ट करके फिल्में दिखाता है। वो छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में जो बनाता है, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्में बनाता है कुछ कुछ। उसका एक जगह रहता है घर के ऊपर, एक माले के ऊपर ऐसे टाइप, जो उसका अड्डा रहता है कि जिधर वो जो कुछ भी करता है। मतलब ये इतनी सारी रिलेट होने वाली चीज़ें हैं, ये बचपन में हम सभी करते थे। हम सब की एक छोटी छोटी दुनिया होती थी, जो किसी अगर कुछ कुछ बच्चे सबके साथ शेयर भी करते थे, कुछ कुछ बच्चे नहीं करते थे। तो ये जैकवॉट था जो शेयर करता था, लेकिन बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ वो पैशन अपना शेयर करता था। और इसके पेरेंट्स जो थे वो उसको भी प्रैक्टिकल सजेशंस देते थे। उसके पिताजी ने ही उसको वो कारपेंटरी का जॉब सीखने के लिए भेजा था, पर एट द सेम टाइम वो उसका पैशन भी समझते थे, क्योंकि वो खुद भी सिनेमा के लवर्स थे, वो भी खुद भी सिनेमा के फैंस थे। वो पूरी फैमिली मिलके फिल्म्स देखा करती थी। और जब भी ये बच्चा घर में प्रोजेक्टर पिक्चर बना के शॉर्ट फिल्म अपनी दिखाता था, तो उसको वो मोटिवेट भी करती थी। तो ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना ब्यूटीफुल है कि आपके पास शायद सब रिसोर्सेज ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैशन हो और आपकी फैमिली भी आपको थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस टाइप का एक क्यों एक आर्टिस्ट को जो नेसेसरी एक फर्टाइल लैंड होना मांगता है। कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये एक प्रिविलेज, फिर भी देखिए, ये अगर अमीर नहीं था पर फिर भी एक प्रिविलेज कंट्री में रहता था। ये अगर समझिए कौन सी दूसरी कंट्री होती, या ईरान जैसी कंट्री होती, या इवन इंडिया जैसी कंट्री होती, जहाँ पर रिसोर्सेज ही नहीं है कुछ, और कुछ सोर्सेज ही नहीं है कि आप कहाँ जा पे कैसे ये आर्टिस्ट बनेगा, कैसे करेगा, क्या कुछ मालूम नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द डे कहीं पर भी लोग रहेंगे, तभी उनकी जो इमोशंस होते हैं वो तो सच्चे रहते हैं, वो तो झूठे नहीं रहते। शायद कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम डिफ़िकल्ट हो, लेकिन सब उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो भी डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि उन्होंने उस लेवल की डिफ़िकल्टीज नहीं देखी है जो शायद अनप्रिविलेज कंट्रीज़ के लोग देखते। तो जो चीज़ उन्होंने देखी है उसके हिसाब से ये चीज़ें भी उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो ये एक फ़िल्म हो गई। ये काफ़ी सुंदर फिल्म है, जैकवॉट द नाइन्टीज़, और पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में शूट की गई है। हालांकि ये 90s में बनी फिल्म थी। और एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म अभी आ गई यहाँ पे, ला हैन, और ये भी एक फ्रेंच फिल्म है। अभी ये 1995 की फिल्म है, पर 1989 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी जिसका नाम था डू द राइट थिंग, जो स्पाइक ली ने बनाई थी। और उस फिल्म ने जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, मैं वापस दिखा देता हूँ आपको डू द राइट थिंग। उसमें और इसमें क्या कॉमन था, या तो उसमें और इसमें क्या कॉमन था, इसमें भी अलग अलग एक नेबरहुड है, और नेबरहुड में अलग अलग कम्युनिटीज़ है। जैसे कि एक इटालियन कम्युनिटी है, और एक ये अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, और कुछ एशियन कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे रहती है, उनके भी कुछ कुछ दुकान होते हैं। तो इन सब में कैसे एक फ्रिक्शन तैयार हो सकता है, और फ्रिक्शन तैयार होने के बाद क्या होगा, और किस वजह से फ्रिक्शन तैयार होता है। सब लोगों की थोड़ी थोड़ी गलती होती है उसमें। इस टाइप का ये पर्सपेक्टिव था, और वही सेम स्टाइल और थोड़ा सिमिलर पर्सपेक्टिव लाहन में भी था। पर जिस तरीके से लाहन शूट की गई थी, या फिर जिस तरीके के उनके कैरेक्टर्स थे, और जो उनकी खुद की जो जर्नी थी कैरेक्टर्स की, खुद का एक कैरेक्टर आर्क था हर कैरेक्टर को, वो काफ़ी यूनिक था और काफ़ी ओरिजिनल था। वो डिफरेंट फ्रॉम डू द राइट थिंग था। डू द राइट थिंग में एक इंसिडेंट होता है, सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में वो एक्चुअली फिल्म थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक इंसिडेंट नहीं है, इसमें एक इट्स लाइक यू आर हैंगिंग आउट विद द कैरेक्टर्स, और उनके साथ जो कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हो रही है वो सभी इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा बड़ा ये नहीं है, लाइक बड़ा ब्लास्ट कुछ होता नहीं है, पर बहुत सी चीज़ें हैं छोटी मोटी। उसमें से इवन फ्रेंडशिप की भी ये फिल्म है। ये फिल्म फ्रेंडशिप के बारे में भी है, एक वेरी अनयूजुअल टेक ऑन फ्रेंडशिप है। बाद में ये लोग अपना नेबरहुड छोड़ के एक थोड़े से बड़े शहर में भी जाते हैं। एक ऐसा सीन है जहाँ पे वो लोग किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ पर एक अलग टाइप के लोग रहते, एक अलग क्लास के लोग रहते,
और वो लोग अपनी दुनिया में रहते हैं और ये लोग बेचारे एक क्या बोलते हैं, गरीब नेबरहुड से आए हुए थोड़े टपोरी टाइप लोग रहते हैं, तो उन लोग में ये तो क्या ऑड मैन आउट है। तो जब भी उन लोग के साथ आते हैं तो ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या फ्रिक्शन उधर भी कॉज होता है। और जब हम सब फ्रेंच लोगों को प्रिविलेज बोल रहे हैं तो लेकिन उसके अंडर वो ये दोनों भी फ्रेंच लोग ही है, फ्रेंच फ्रांस में रहने वाले लोग ही है, लेकिन इनमें भी प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड ऐसा एक डिवीज़न है ही। हर हर जगह में वो होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पर डिविजन्स होते ही हैं, अलग अलग टाइप के डिविजन्स होते हैं। वो डिविजन्स का जो सेपरेट करने का इंटेंसिटी है वो शायद कम ज़्यादा होगा, लेकिन डिवीज़न तो रहते ही हर जगह है। तो ये भी पॉइंट इसमें से समझ आता है कि एक अमेरिकन फिल्म और एक फ्रांस की फिल्म, वही शायद एक ब्राज़ीलियन फिल्म में भी, एक सिटी ऑफ द गॉड में भी थोड़ा थोड़ा एलिमेंट ऐसे समझ आ सकता है, कॉमन आ सकता है। या फिर हमने अगर यूपी बिहार में सेट ऐसी गैंग्स ऑफ वसेपुर ले लीजिए, गैंग्स ऑफ वसेपुर में वैसे वो कैरेक्टर्स मोस्टली डार्क ही दिखाए या फिर एविल ही दिखाए हैं, पर उसी शहर में कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो क्या आउट एंड आउट एविल नहीं है, अच्छे लोग हैं पर थोड़ी थोड़ी बुरी चीज़ें करते हैं, पर उस नेबरहुड के वजह से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ऐसी भी एक फिल्म आप यूपी बिहार में या मुंबई में भी कर सकते हैं, पुणे में कर सकते हैं, कहीं पर दिल्ली में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो उस टाइप की यूनिवर्सैलिटी इस फिल्म में है, लाहन में। और इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो माइंड बॉगलिंग है। आप मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसके बारे में, लेकिन आप देखिए फिल्म ये। अगर आपको इस टाइप की हैंग आउट फिल्म्स अगर पसंद है कि जहाँ पर हम कैरेक्टर्स के साथ हैंग आउट करते हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं 2-3 दिन में, वो जो 2-3 दिन का पीरियड है फिल्म का, उसमें जो कुछ कर रहे हैं वो हर चीज़ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं उनके थ्रू, और उनके साथ रहे कि एज इफ़ वी आर पार्टिसिपेंट्स। तो वो फीलिंग इस फिल्म में बहुत अच्छी आती है। इसके बाद अब कौन सी फिल्म बची, बहुत सी फिल्में हैं। तो ये पेड्रो अल्मोदोवर की फिल्म है। पेड्रो अल्मोदोवर की एक और फिल्म है इस लिस्ट में जो कि थोड़ी हाई हाई पोजीशन पे, नंबर 4 पे है, ऑल अबाउट माई मदर, और ये नंबर 13 पे है। मैं पहले इसी के बारे में बोलता हूँ थोड़ा बहुत। एक हिंदी में फिल्म बनी थी, आपको शायद पता होगा, बस एक पल था उसका नाम, या फिर कुछ और था, मुझे पता नहीं। मैं आपको कास्ट बोलता हूँ उस फिल्म का। जिमी शेरेगिल था, संजय सूरी था, उर्मिला मातोलकर और जूही चावला, और डायरेक्टर था ओनिर। तो वो इस फिल्म की कॉपी थी, ऑफिशियल थी या अनऑफिशियल थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस फिल्म की कॉपी थी। इस फिल्म में भी इस फिल्म में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के ऊपर फिल्म है, और बहुत बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई फिल्म है। खास करके ये मतलब दो कपल्स है आप बोल सकते हो, और वो दो कपल्स कैसे दो कपल बने, उधर से लेके उनके लाइफ की कुछ साल, और उस कुछ सालों के बाद वो कैरेक्टर्स किधर जा रहे हैं, उनका आर्क किधर जा रहा है, और कैसे वो लोग इंटरमिंगली कनेक्टेड है वो दो कपल्स, और कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी है। ओवरऑल कैसे सब लोग इंटरकनेक्टेड है, और उससे क्या कहना है फिल्म को, ये आप अगर पूरा देखोगे तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स है ये फिल्म इन दैट टर्म्स की क्या कहना है ये। अगर आप लेकिन हर एक का खुद का एक कंक्लूजन होगा, इस टाइप की ये फिल्म है। पर अगर वन लाइन में कहा जाए तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स का जो क्या बोलते कॉम्प्लेक्स एक रिडल है जो इजीली सॉल्व नहीं हो सकता, उस रिडल के बारे में ये फिल्म है, ऐसे कह सकते हैं। पेड्रो अल्मोदोवर की। पेड्रो अल्मोदोवर स्पेनिश डायरेक्टर है बाय द वे, ये स्पेनिश फिल्म मेकर थे, और यहाँ इस फिल्म में हावियर बारडेम ये एक्टर था, और ये तभी बहुत यंग एक्टर था। उसके बाद ये हॉलीवुड में शिफ्ट हुआ और बहुत सारी फिल्में इसने की हॉलीवुड में, बड़ी बड़ी फिल्में। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, मदर में था ये। कुछ रोमांटिक कॉमेडीज़ भी किए, वुडी एलन के साथ भी फिल्में की उसने, बहुत सारी फिल्में की। पर इसका ओरिजिन, तभी ये बहुत यंग था, उन 4 कैरेक्टर्स में से एक था। तो इस फिल्म की वजह से ये हॉलीवुड को इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसे कह सकते हैं, लिव लाइव फ्लैश के वजह से, हावियर बारडेम। नेक्स्ट फिल्म है हमारी आई स्टैंड अलोन, या फिर सेउल कॉन्त्रेतुस। गैस्पर नो इस डायरेक्टर की ये फिल्म है, ये भी फ्रेंच फिल्म है,
और आपको ये डायरेक्टर पता होगा, इसकी फेमस फिल्म मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी है। क्लाइमैक्स, एंटर द वॉइड, इर्रिवर्सिबल, ये कुछ उसकी फेमस फिल्म है रिसेंट आई हुई 21st सेंचुरी की। पर ये उसकी डेब्यू फिल्म थी, सेल कॉन्ट्रेडूस। और ये बहुत मतलब उसकी जो रिसेंट फिल्म है उसमें भी बहुत कुछ एक्सप्लिसिट है और क्या कहते हैं उसको, वॉयलेंस भी है, बहुत कुछ है। लेकिन जो उल्टे खोपड़ी की ये फिल्म है ना, मतलब देयर इज़ नो अदर वे टू एक्सप्लेन इट, ये उल्टी खोपड़ी की फिल्म है, आई स्टैंड अलोन। मतलब थ्रू आउट द फिल्म आपको बहुत ये मेंटली चैलेंज करने वाली है। समझने के लिए नहीं, आपको समझ सब आएगा, लेकिन मॉरली आपको ये बहुत चैलेंज करने वाली फिल्म है कि ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत मेंटली सिक है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन फिर भी आपको ये पूरी फिल्म देखनी चाहिए, मैं कहूँगा। आपको अगर ऐसा लगे तो भी ये पूरी फिल्म देखिए, क्योंकि पूरी फिल्म देखने के बाद जो आपका कंक्लूजन आएगा ना, वो राइटफुल आएगा। इन अ सेंस कि जिस चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए उसको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उस चीज़ को एक ग्लोरीफाई कर रही है फिल्म, बिल्कुल नहीं करेगी। पर आप अगर बीच में देख के छोड़ दोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या है, किस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रही थी, ऐसा आपको लगेगा। पर पूरी फिल्म देखने के बाद आपको इसका पूरा मतलब जब समझ आएगा, और जो पर्सपेक्टिव है, जो उल्टी खोपड़ी का पर्सपेक्टिव है गैस्पर का, वो समझ आएगा। फिर आपको समझ में आएगा यार इट मीन्स वेल, कि एक it has a point and it means well, पर to make that point it had to go through that difficult journey, that morally complex journey। तो इस टाइप की ये फिल्म है, बहुत इंडी स्टाइल में शूट की हुई फिल्म है ये। और इसकी जो इसमें जो एक्टर्स है वो मोस्टली ऐसे कोई बड़े एक्टर्स है नहीं, तो उस जो क्विटेसेंशियल इंडी डेफिनेशन होता है फिल्मों का, इस टाइप की इंडी फिल्में होती है मोस्टली, उसी टाइप की ये फिल्में। और एग्जैक्टली सिमिलर ये फिल्म भी वैसी है। थॉमस विंटरबर्ग ये भी बहुत फेमस डायरेक्टर है, इसकी फिल्में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अनदर राउंड लास्ट ईयर ऑस्कर नॉमिनेशन में थी ये। द हंट भी है, बहुत फेमस फिल्म है इसकी, काफ़ी फेमस फिल्म है। पर ये भी शायद उसकी डेब्यू फिल्म थी थॉमस विंटरबर्ग की। तो इस फिल्म का खास बात, इसमें भी बहुत उल्टी खोपड़ी है, लेकिन इसमें पर्सपेक्टिव का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर्सपेक्टिव सिंपल या मॉरली पर्सपेक्टिव सेम ही रहता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है बेसिक में, अगर मैं आपको कह दूं कि एक फैमिली है जो बहुत सालों के बाद, वो फैमिली का जो बुढ़ा इंसान है, जो सबसे बड़ा इंसान है, उसका बर्थडे, उसके बर्थडे के ओकेशन में सब लोग एक होटल में मिले हैं। एक होटल मतलब वो उनका ही खुद का होटल है, एक खुद का ऐसे लॉज के जैसा एक अच्छा खासा होटल है। और उधर सब लोग जमे, पूरे फैमिली के लोग, सब भाई बहन, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ जो भाई बहन है उनके पार्टनर्स, रोमांटिक पार्टनर्स या शादी किए हुए पार्टनर्स, ऐसा सब पूरी फैमिली आ जाती है। और उसके बाद आने के बाद ये कितनी फैमिली डिसफंक्शनल है, और वो धीरे धीरे एक्सप्लोर होने लगता है, अपने को समझ में आता है कि ये फैमिली नॉर्मल फैमिली बिल्कुल नहीं है। और फिर इस टाइप की अगर एबनॉर्मल और डिसफंक्शनल और बहुत सारे इश्यूज़ रहने वाली फैमिली होगी, जिनके पास्ट में बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ थे, तो आप कैसे शूट करोगे इस फिल्म को, कैसे इस फिल्म को यूनिक दिखाओगे। तो इस फिल्म को इस तरीके से शूट किया, मैंने रिव्यू में लिखा कि अगर समझिए कि आप वाइल्ड एनिमल्स को शूट कर रहे हो, आप एक डॉक्यूमेंट्री है जो कुछ है नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल के लिए एक वाइल्ड डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो आप कैसे शूट करोगे। आप एकदम दूर भी नहीं रह सकते, समझ लिया आपके पास ऐसे जूम करने के लिए बड़े बड़े लेंसेज नहीं है, आपके पास नॉर्मल कैमरा है, फिर भी आपको शूट करना है, तो आप एकदम दूर तो नहीं रह सकते, तो आपको नज़दीक तो जाना पड़ेगा। पर अगर नज़दीक जाओगे तो वो वाइल्ड एनिमल्स आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, तो वो अटैक से बचने के लिए आप कैसे घूमोगे कैमरा लेके, किधर किधर से जाओगे, उस टाइप से ये फिल्म शूट की है कि ऐसा हमको फील आता है कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, शायद कैमरामैन को ही मार दे या फिर मार देने सेंस नॉट फिजिकली, नॉट इवन फिजिकली भी पॉसिबल है, बट उसके ऊपर अटैक कर दे। उस तरीके से ये फैमिली एक दूसरे के साथ बिहेव करती रहती है वाइल्ड एनिमल्स के जैसा।
और बाद में मेरे को मालूम पड़ा, ये मेरे को मैंने फिल्म देखा और मेरे को ये फीलिंग आ गया। और बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि ये जो फिल्म था थॉमस विंटरबर्ग का, ये थॉमस विंटरबर्ग बाद में एक और फिल्म मेकर है जिसकी फिल्म इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि उसने इंग्लिश में फिल्म बनाई थी, पर उसका नाम है लार्स वॉन ट्रायर। तो लार्स वॉन ट्रायर, थॉमस विंटरबर्ग और कुछ एक दो डायरेक्टर थे उसके देश के, इन्होंने सब ने मिलके उस टाइम में 90s में एक पैक्ट बनाया था कि हम लोग ऐसा इंडी के जैसा ऐसा वाइल्ड विदाउट एनी VFX, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, मिनिमम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसा हैंड हेल्ड कैमरा से ऐसे ही शूट करेंगे फिल्म को। ऐसा ये लोग ने एक पैक्ट बनाया था और उस पैक्ट को कुछ तो नाम है जो मैं अभी भूल गया। अगर आप थॉमस विंटरबर्ग और लार्स वॉन ट्रायर का नाम गूगल करोगे आपको मिल जाएगा वो पैक्ट जो इन लोग ने बनाया था। तो उसके हिसाब से लोग फिल्म बनाते थे। तो ये मेरे को बाद में मालूम पड़ा। और लार्स वॉन ट्रायर ने एक जो फिल्म बनाई थी, मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी, वो इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि वो भी 90s की फिल्म है, लेकिन वो इंग्लिश में बनाई थी उसने, तो वो फॉरेन लैंग्वेज के लिस्ट में नहीं हो सकती, पर वो भी मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, ब्रेकिंग द वेव्स। यस, तो इस फिल्म में भी वही टेक्निक से फिल्म शूट की थी। पर इस फिल्म का प्लॉट भी बहुत ट्विस्टेड था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड था। एक सिंपल लव स्टोरी कह सकते हो जिसमें रिलीजियस बैकड्रॉप है, पर इतना सिंपल कुछ नहीं था। मैं आपको ये स्पॉइल बिल्कुल नहीं करूँगा ये फिल्म क्यूट इतनी ट्विस्टेड है, पर आप ज़रूर देखिए ये फिल्म ब्रेकिंग द वेव्स। और इसमें जो लीड परफॉर्मेंस है उस एक्ट्रेस का, एमिली वॉटसन का, जो बाद में हॉलीवुड में भी गई और बहुत सारी फिल्में उसने की। पंच ड्रंक लव बोल के एक फिल्म की पॉल थॉमस एंडरसन के साथ, और भी कई सारी फिल्में की। तो वो मतलब ये परफॉर्मेंस, मतलब मेरे ख्याल में ये 90s पूरे डेकेड का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है बाय अ फीमेल एक्ट्रेस, और इवन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन जनरल, फीमेल और मेल। इतना ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस था और फिल्म भी उतनी ज़बरदस्त है। आप ज़रूर देखिए ये फिल्म ब्रेकिंग द वेव्स। अभी मैं वापस आता हूँ अपने लिस्ट पे। तो ये अभी आ गई हार्ड बॉइल्ड मतलब आपको मालूम होगा जॉन वू की फिल्म है, जो एक टिपिकल जॉन वू स्टाइल है एक्शन का। वो जॉन वू के पहले एग्जिस्टेंस में बिल्कुल नहीं था ऐसा तो नहीं है, पर वो अलग अलग इसमें था कि वो सेपरेटेड था। कि हांगकांग में जो फिल्म बनती थी वो मोस्टली मार्शल आर्ट्स रिलेटेड फिल्में बनती थी, और जो कॉप फिल्म्स और जो इंस्पायर्ड हॉलीवुड से इंस्पायर्ड फिल्में बनती थी, अर्बन फिल्म्स, वो भी बनती थी। लेकिन वो उसमें वो लोग ने वो जो मार्शल आर्ट्स का टेक्निक था या फिर उस तरीका का जो ग्रामर था, सिनेमैटिक ग्रामर था एक्शन का, वो लोग ने मिक्स नहीं किया था। तो वो जॉन वू ने मिक्स कर दिया। और जॉन वू ऐसा डायरेक्टर है कि जिसने ऑलमोस्ट अपने 10 या 15 साल इंडस्ट्री में, हांगकांग के फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी घटिया फिल्में बनाने में बिता दी। घटिया इन अ सेंस कि वो जॉब कर रहा था वहाँ पे, और वो जॉब के हिसाब से उसको जो फिल्में बनानी पड़ती थी वो बनानी पड़ती थी, वो स्टूडियो जो बोले वो उसको करना पड़ता था फिर। और वो बिल्कुल हैप्पी नहीं था उसके साथ, उस काम के साथ। और इवेंचुअली उसने एक फिल्म बनाई, इसके पहले वो थी कुछ तो किलर या फिर कुछ तो नाम है उस फिल्म का, मैं दिखाता हूँ आपको। उससे उसका स्टार्ट हो गया जर्नी, बेटर टुमारो, आई थिंक यही थी वो फिल्म 87 की। और एक किलर करके भी है, अगर कहीं बुलेट इन द हेड बाद में बनाई, 90 में बनाई, बेटर टुमारो, हाँ यही फिल्म थी वो 1986। ये वो उसकी कमबैक फिल्म थी कि इधर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को अर्बन एक्शन फिल्म में बनानी है, और जिसमें ड्रामा भी हो, जिसमें स्टोरी भी हो, और सीरियस हो, सब कुछ सीरियस हो। कॉमेडी मेरे को नहीं बनानी है, और या फिर मेरे को वो मार्शल आर्ट फिल्में भी नहीं बनानी है, वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फिल्में। मेरे को ये अर्बन लेकिन विद द सेम इंटेंसिटी ऑफ अ मार्शल आर्ट फिल्म वैसी बनानी है। तो इधर से स्टार्ट हो गया उसका जर्नी। और इधर से जब स्टार्ट हो गया तो उसने उस जर्नी में जो जो चीज़ें खुद की बनाई, टेक्निक की इन्वेंट की, वो इतनी आइकॉनिक बन गई कि फिर वो पूरे हॉलीवुड में यूज़ करने लग गए लोग। और हार्ड बॉइल्ड से वो पीक पे पहुंच गया, हार्ड बॉइल्ड से उस स्टाइल का
वो पीक है हार्ड बॉइल्ड। उसके बाद उसने ये मेरी फिल्म आपको बताया था फेस ऑफ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फेस ऑफ के बारे में। इस फिल्म में भी बहुत कुछ है, एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये स्टोरी के लिए पसंद है और इन दोनों के परफॉर्मेंसेस के लिए पसंद है। तो जॉन वू को ऐसा भी नहीं था कि जॉन वू अपने इंटरव्यू में आपको अगर बोलेगा तो जॉन वू को एक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो एक्शन फिल्में बनाता था और बहुत स्टाइलिश फिल्में भी बनाता था, लेकिन वो उसका ऑब्सेशन नहीं था। उसका ऑब्सेशन था स्टोरी। उसको स्टोरी उसके स्टाइल में कहनी थी और वो फ्रीडम उसको हांगकांग में नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग में। और जब वो मिलने लग गई तो वो सब कुछ करने लगा। फिर वो टेक्निक में भी एक्सपेरिमेंट करने लगा, एक्शन फिल्म में भी जैसी उसको बनानी है बनाने लगा, और वो बनाने लगा और फिर वो चीज़ें आइकॉनिक बनने लगी। ऐसा हो गया। तो एक देखिए मिशन इम्पॉसिबल की सेकंड फिल्म भी इसने डायरेक्ट की थी, जो मैंने देखी नहीं है अब तक, जो कि एक्चुअली बहुत कम रेटिंग है उसका। पर ये हार्ड बॉइल्ड उनकी उसकी सबसे आइकॉनिक फिल्म ऐसे कह सकते हैं हम। और ये जो 80s की जो फिल्में है, बेटर टुमारो 2, बुलेट इन दी हेड और द किलर, ये सबसे स्टाइलिश फिल्मों में से एक है उसकी, सिमिलर टू हार्ड बॉइल्ड। तो हार्ड बॉइल्ड में जो अच्छी बात है मेरे ख्याल में, एक तो एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, पर जो एक्शन के पीछे जो ये होता है, जो इमोशनल एंगेजमेंट नेसेसरी होता है फिल्म देखते वक्त, कि हमको कैरेक्टर्स के लिए फील होना चाहिए, तो वो भी ज़बरदस्त है। और वो फाइनल एक्ट में, जो फाइनल एक्ट है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बड़ा है। मतलब समझिए कि एक फाइनल सीक्वेंस जो एक्शन सीक्वेंस है, वो क्लाइमैक्स सीक्वेंस, वो ही ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स बड़ा है। और उसमें सब कुछ है, उसमें एक्शन भी है, इमोशनल एंगेजमेंट भी है, इवन ह्यूमर भी है, सब कुछ है। और मेरे ख्याल में वो आधा पौना घंटा जो है, वो मैंने देखा हुआ एक्शन सिनेमा का सबसे ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफ्ड, शॉट, एडिटेड, परफॉर्म्ड सीन्स है वो सब। तो हार्ड बॉइल्ड हो गया। अभी हम जाएंगे एक अलग सिनेमा की ओर, रेबल्स ऑफ द नियॉन गॉड। ये ताइवानीज फिल्म है। एक बार इस डायरेक्टर का बायो आपको दिखाता हूँ मैं। इसकी भी बहुत अच्छी कहानी मुझे मालूम है एक, तो मैं बताता हूँ। तो रेबल्स ऑफ द नियॉन गॉड ये एक क्विंटेसेंशियल एक्सपेरिमेंटल फिल्म बोली जा सकती है, रियलिज्म ओरिएंटेड इंडी फिल्म है। इतने लेवल पे ये इंडी रियलिज्म ओरिएंटेड है कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो राइट साइड में बाइक चलाते आने वाला ये जो लड़का है, ये जो एक्टर है, वो ऐसी स्ट्रीट पे बैठा हुआ लड़का था। और इस डायरेक्टर ने उसको पूछा कि वो ऐसे ही शांत बैठा था, कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ वो एक जगह देख रहा था शांत बैठ के। और उस डायरेक्टर ने पूछा तू एक्टिंग करेगा क्या? तो वो रुका, 2 मिनट रुका, कुछ बोला नहीं, सोचा, कुछ ब्लैंक एक्सप्रेशन थे उसके चेहरे पे, और 2 मिनट के बाद वो बोला अच्छा ठीक है करूँगा। तो वो जो उसने किया, वो डायरेक्टर को इतना पसंद आया कि ये जो 2 मिनट रुकता है और फिर रिएक्ट करता है इस बात, और वो 2 मिनट में जो रहता है वो स्टैचू के जैसा रहता है। उसकी आंखें ऐसे सिंपल रहती है पर ब्लैंक नहीं रहती, फिर भी आप देखते रहेंगे उसकी आंखों में तो कुछ ना कुछ आपको मतलब समझ में आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि कुछ तो चालू है उसके दिमाग में। वो जो उसका लुक था वो इतना अच्छा लग गया कि उस एक्टर को उसने कास्ट कर दिया अपने फिल्म में। वो ये फिल्म नहीं थी एक्चुअली, इसके पहली शायद कौन सी तो फिल्म थी, और फिर बहुत सारी फिल्में उसने की उस एक्टर के साथ, और ये उसमें से एक है रेबल्स ऑफ द नियॉन गॉड। ये इनफैक्ट उसकी सबसे ज़्यादा क्रिटिकली अप्रिशिएटेड फिल्म है आई थिंक। देखते हैं हम इसमें फिल्मोग्राफी में सबसे ज़्यादा रेटिंग किस फिल्म को है। ये देखिए सबसे पॉपुलर फिल्म वही है, और सबसे हाईली रेटेड भी आई थिंक वही होगी। नहीं, हाईली रेटेड में ये 2 फिल्में भी है, ये तो रीसेंट फिल्म्स है, पर इन सभी फिल्मों में, ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में, बहुत सी फिल्मों में वही एक्टर है। ये देखिए रिवर, इसमें भी वही एक्टर है। और भी कुछ कुछ एक्टर्स है उसके फिल्म में, मतलब क्या सिंगल कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म नहीं होती है। बट द पॉइंट इसकी, ये दोनों का जो रिलेशनशिप है इस डायरेक्टर का और एक्टर का, वो बहुत रोमांटिसाइज्ड है, बहुत फेमस है। और जिस तरीके से उन्होंने कास्ट किया और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज ये फिल्म में देता है ब्लैंक, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हिप्नोटिक ऐसी परफॉर्मेंसेज देता है। तो इस फिल्म में भी वो टीनेजर का रोल था उसका। और टीनेज एंग्स, अभी आप देखिए इस इमेज को, ऊपर जो इमेज दिख रहा है आपको, इस इमेज में ये भाई अपना क्या नाम है इसका, ये जो
था एक्टर, इसका नाम भूल गया मैं, सॉरी, सर्च करता हूँ। ओके, रेबल विदाउट अ कॉज का एक्टर, जिसको टीनेज एंग्स का आइकन कहते हैं, हाँ जेम्स डीन। तो जेम्स डीन का पोस्टर आपको दिख रहा है उस फिल्म में, वो जानबूझ के नहीं डाला है, वो क्या जानबूझ के सिंबलिज्म नहीं घुसे रहा है। जिधर वो लोग शूट कर रहे थे वो फिल्म रेबल्स ऑफ द नियन गॉड, वहीं पर वो था, बाई चांस वो लोग को मिल गया वो इमेज उधर ही। वो एक्चुअल गेम पार्लर जो था उधर ही शूट कर रहे थे वो लोग, तो वो लोग को मिल गया वो, इसलिए वो फ्रेम में, लेकिन फ्रेम में लगाने का कॉन्शियस चॉइस उन्होंने किया। पर ये जो आइकन है टीनेज एंग्स्ट का, वो इसका एग्जैक्टली अपोजिट आइकन था, मेथड था उसका टीनेज एंग्स्ट एक्सप्रेस करने का। और इस कैरेक्टर का, इस एक्टर का जो स्टाइल था वो उसके एग्जैक्टली अपोजिट था। ये भी टीनेज एंग्स्ट ही है, इसका जो शांत रहना और जो 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 कुछ इस फिल्म में वो करता है, वो कैरेक्टर करता है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीनेज एंग्स्ट है, पर बहुत अलग है वो जेम्स डीन से। जेम्स डीन ऑलमोस्ट चिल्लाता था ओवर मेलोड्रामेटिक वे से, और मार धाड़ करता था क्विंटेसेंशियल यंग हीरो के जैसा, बॉलीवुड हीरो के जैसा। बाद में बॉलीवुड में भी आपको वो टीनेज एंग्स्ट का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, पर ये उसका बहुत अपोजिट वर्जन था और बहुत ज़बरदस्त वर्जन था। उसमें ये जो दूसरा कैरेक्टर आपको दिख रहा है लेफ्ट में, ये भी एक टीनेजर ही है ऑलमोस्ट, उसका भी एक खुद का एक ट्रैक रहता है और इस दोनों का एक अलग अलग ट्रैक रहता है, पर दोनों का ट्रैक मिल जाता है, और एक इंसिडेंट की वजह से या एक दो इंसिडेंट की वजह से मिल जाता है, और उससे थ्रू टीनेज एंग्स्ट का ही दोनों वर्जन्स है, टीनेज एंग्स्ट के बारे में ही है। और किस तरीके से कैप्चर करता है ये वो टीनेजर होने का फीलिंग, कि आप जब भी खुद टीनेजर थे तो आप भी जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे, या फिर आपके भी जो लाइफ एक्सपीरियंस तभी तैयार हो रहे थे, वो इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे, ऐसा आपको लगता है फिल्म देखते वक्त। और यही उसकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अर्बन बैकड्रॉप में सेट फिल्म है, तो ये खास करके जो अर्बन बैकड्रॉप में सेट टीनेजर्स रहते हैं, उन लोग को एक अलग ही टाइप का एक क्या बोलते हैं उसको, एक टाइप का सूनापन, या फिर क्या बोलते हैं, अकेलापन उनके लाइफ में आता है, जो कि शायद गांव के लाइफ में शायद नहीं आएगा, या फिर आएगा, आई डोंट नो। बट अर्बन टीनेजर्स का जो एक अलग ही ये चालू रहता है, उन लोग को मन ये करने के लिए, उनका रिझाने के लिए बहुत से सोर्सेज रहते हैं, जैसे कि ये गेम पार्लर सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका। और ये फिल्म गेम पार्लर में बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि गेम पार्लर में ही सेट है। गेम पार्लर हो गया, सिनेमा थिएटर हो गया, ऐसे चीज़ें होती है आजू बाजू में, लेकिन फिर भी वो अंदर का जो एम्प्टीनेस है वो फिल नहीं हो पाता एज अ टीनेजर, ऐसा फीलिंग आपको आता है एज एन अर्बन टीनेजर। तो वो फिल्म, तो वो चीज़ हर इंसान, हर लड़के को जो अर्बन लाइफ जिया है उसको वो रिलेट होती है।